पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 20। इससे पहले 19 पार्ट इसका बन चुका ऑप्टिक्स का। आज 20वां पार्ट बनाने जा रहे हैं। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कोई चश्मा क्यों यूज करता है, कोई हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इमेज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू आई। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज किसी का ऑब्जर्व करना रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज दिख रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना आंख में लाइट प्रवेश कर रहा है। मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे मान लें कि हमको दिख रहा है ए ऑब्जेक्ट को, तो ए ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसके लिए लाइट अगर जो कम भी आंख में प्रवेश करे, मतलब कम इंटर करे, तब भी आप इसको देख पा रहे होंगे। लेकिन यही बड़ा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे पूरा हम इस वॉल को देखना चाह रहे हैं, तो पूरा देखने के लिए आंख को थोड़ा सा ज्यादा हमको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, ज्यादा खोलना पड़ रहा है, क्लियर, तब हम बड़ा ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। मतलब जो हम लोग को आंख में होता है, आप लोग ऐसे बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि आंख में दो सेल होते हैं, एक रेड सेल और एक कोन सेल। तो रेड सेल और कोन सेल जो है उसको सेंसिटिव करने के लिए अमाउंट ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। जितना अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा जाएगा, लाइट का अमाउंट जितना ज्यादा जाएगा आंख में, उतना ज्यादा सेंसिटिव पावर होगा रेड सेल और कोन सेल का। बाकी आप लोग ये भी जानते होंगे कि रेड सेल का उपयोग कब करते हैं। रेड सेल का कौन देखता है, जैसे उल्लू के पास कौन चीज होता है, कौन सेल होता है या रेड सेल। जैसे उल्लू देखता है रात में, तो उसके पास क्या होता है और हम लोग के पास क्या होता है। तो हम लोग के पास जो है ब्राइट देखने वाला लाइट होता है, जितना ज्यादा ब्राइटनेस होता है उसको हम लोग देखने में उपयोग करते हैं, कौन सेल को और रेड सेल को। तो हम लोग थोड़ा बहुत, जैसे कुत्ता में दोनों चीज होता है, रेड सेल और कौन सेल दोनों होता है। जैसे रात में भी देखता है और दिन में भी देखता है। बिल्ली में भी वही है, रेड सेल और कौन सेल दोनों होता है, क्योंकि दोनों चीज को देख पाता है, ज्यादा लाइट वाला को भी और कम लाइट वाला को भी। तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो कोई लाइट, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए सक्षम कैसे होंगे, तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। तो उसका नाम दिया गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे चश्मा दुकान पर लिखा रहता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, चश्मा दुकान में। उसी तरीके का हमें आपको बता रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हम क्या बताएं कि लाइट का कितना अमाउंट जा रहा है आंख में, उस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट को देखना। क्लियर। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रख दी, इस ऑब्जेक्ट का हाइट h है, तो यहां से हमको देखने के लिए कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे r डिस्टेंस मान लीजिए, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल, ध्यान रखिएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई r। हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो यहाँ एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस यूज कर दिए। क्लियर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो एंगल का नाम पड़ा विजुअल एंगल नाम पड़ा, विजुअल मतलब दृश्यक कोण। तो इस प्रकार से हाइट जितना भी है वो इसके आर्क बाई रेडियस। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग दो ही चीज मेनली पढ़ेंगे, एक छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए और एक दूर में ऑब्जेक्ट है उसको नजदीक लाने के लिए, नजदीक देखने के लिए। लाएंगे तो नहीं, मतलब उसको ऑब्जर्व ऐसा करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि छोटा छोटा ऑब्जेक्ट जैसे जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नग्ने आंख से नहीं देख सकते हैं, कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ हो, उसको नहीं देख सकते हैं, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे उसमें। क्लियर। लेकिन बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग नजदीक देखने के लिए उसमें हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन। तो हम लोग दो चीज का यहाँ यूज पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्यों यूज कर रहे हैं? तो छोटा छोटा कण को देखने के लिए, पार्टिकल को देखने के लिए। और बहुत दूर में ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, किसके लिए, किसके द्वारा? तो ये हम लोग टेलीस्कोप का यूज करेंगे। अब हम लोग माइक्रोस्कोप का टाइप कुछ पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप, कोई पूछ देगा माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप
तो माइक्रोस्कोप को डिफिनेशन पूछ देता हम लोग ये बोलेंगे कि वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने में उपयोग किया जाता है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द टिनी पार्टिकल्स, दैट मीन्स माइक्रो पार्टिकल्स। फर्स्ट माइक्रो नाम से पता चल रहा है। तो माइक्रोस्कोप हम लोग को 12 तक जनरली दो ही को पढ़ना है। एक पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप के, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान दीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आप अगर 12th का तैयारी करते होंगे तो ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स में जनरली पूछता है, 5 मार्क्स से पूछने का चांस कम होता है, ये 5 मार्क्स से पूछता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी आपको ऐसा भी जानकारी होना चाहिए। पढ़ते सब लोग हैं लेकिन इस पर अगर जो फोकस नहीं होगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा, जो पथ होगा वो डिविएट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप को बढ़िया से समझे और 2 ही मार्क्स का पूछा, नंबर लाना भी एक मतलब रखता है बोर्ड एग्जाम में। मार्क्स लाने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे 2 मार्क्स का पूछेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, और इससे पूछेगा 5 मार्क्स का, या इससे भी बना सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन इसमें 5 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन नहीं रहता। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को दूसरा नाम हम लोग देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कहे या सिंपल माइक्रोस्कोप कहे, दोनों एक ही चीज है। ध्यान दीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप होता कैसा है वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे माइक्रोस्कोप का आप लोग नाम पहले से सुने हैं, लेकिन टाइप्स इसका बता रहे हैं कि किसको हम लोग किस तरीके के यूज करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कब करेंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कब करेंगे। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब ये भी बताया कि डबल कॉन्वेक्स लेंस दो टाइप के, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस और इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस इसको हम लोग बोल रहे हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होती है। कोई ऑब्जेक्ट हम इधर रख दिए, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा पार्टिकल से, इससे हम लोग छोटा नजदीक में माइक्रोस्कोप रख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को। जैसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा नजदीक में हम लोग करके देखना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ। क्लियर? तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो उसको नजदीक करके देखना चाहते हैं, तो नजदीक कितना पर रख सकते हैं। तो आप लोग इमेज फॉर्मेशन का रूल जानते हैं कि नजदीक बहुत से बहुत पोल ऑफ फोकस के बीच में रखेंगे, इससे हम लोग नजदीक ज्यादा नहीं रख सकते। तो हम लोग को ये ऑब्जर्व कर लेना है कि मान लीजिए इधर फोकस है और यहाँ पे पोल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लाइट ऐसे भेज रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे ऐसा ही कि जैसे ही पोल ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, यानी कि रियल इमेज नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार से हम लोग एक F1 है, एक F2 भेज रहे और एक भेज दिए पोल से। तो ये लगातार लाइट से फैलता चला जा रहा इधर से, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। स्केल नहीं है कि सीधा होगा, पेज पर आप स्केल से बनाएगा, सीधा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमको आपको दिखाना कि कैसा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज इस टाइप का बनेगा वर्चुअल। देखिए, देख रहे होंगे किधर से, तो आपका पता है कि जैसे हम लोग मान लें कि एक माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो इसमें लेंस लगा हुआ है इस टाइप का, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर नजदीक से देख रहे होंगे इस टाइप से। जैसे मान लें कि इसमें क्या लिखा हुआ हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे ना इस टाइप से, तो इस नजदीक में रखेंगे इस टाइप से, तो इसका इमेज जो है इधर ही बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं किधर से, इधर से। ये यहाँ आई ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब आंख है।
आंख कहने का मतलब आंख से केवल निकाल कर रख देंगे देख लेगा कोई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ ये आपको समझना है कि कोई ऑब्जर्वर है यहाँ। कैमरा वगैरह भी मान सकते हैं, कैमरा भी एक ऑब्जर्वर का काम करता है, सीसीटीवी कैमरा। या तो कोई ऑब्जर्वर कहने का मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई आदमी कोई देख रहा है यहाँ से इस प्रकार से लगा कर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, तो इसका जो है इमेज थोड़ा बड़ा बन गया। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या हुआ, छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा इमेज दिखाना। क्लियर। कोई पूछ देगा सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन हम लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल होता है, इनलार्ज होता है, और ऑब्जेक्ट के आगे होता है। और कैसा होता है, इनलार्ज मतलब बड़ा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। और लेंस के भी हम लोग बोल सकते हैं कि आगे होता है। क्लियर। तो ये जो है इसके द्वारा इमेज बना, मतलब माइक्रोस्कोप का जब यूज किया तब, तो ऐसा लग रहा है कि लेंस के द्वारा इमेज बना, तो लेंस ही रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, दो चीजों पढ़ने वाले हैं, उसमें लेंस रहता है। जैसे मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का हाइट h मान लीजिए, कुछ भी आप मानने जा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका कुछ हम फार्मूला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कि डायग्राम से हम लोग डेरिवेशन करेंगे फार्मूला का, कि इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो बताया जा रहा है। ये थीटा होगा, एच हाइट का, इसका इमेज जो बना उसको एच डैश मान लिया है। यहां से यहाँ तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, और यहां से यहाँ भी हो गया इमेज डिस्टेंस। क्लियर। और नेक्ड आई द्वारा जो बन रहा था, जिसे हम लोग अभी डायग्राम में पहले छापे थे मिटा दिए, फिर से छाप दे रहे हैं। इन नेक्ड आई मतलब इसके आगे नेक कुछ लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट वही एच हाइट का। तो इसके द्वारा नेक्ड आई द्वारा जो इमेज दिख रहा था वो मानते डी डिस्टेंस पर दिख रहा है। यहाँ पे थीटा 0 मान रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल दे रहे हैं, इसको लिखा है वो थीटा 0। तो थीटा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एच बाई यू। ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक यूज कर रहे हैं, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस इसके लिए यूज करेंगे, तो एच बाई यू हो जाएगा। अच्छा, एक और हम लोग यूज कर सकते थे ना, कि यहां से ये जो इमेज बन रहा था उसको हम लोग आर्क मानते हैं, तो एच डैश बाई डी ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म से। देखिए अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें, मैग्निफिकेशन। तो एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कि हम लोग विजुअल एंगल दोनों में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक में मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, एक में मिनिमम। तो जो मैक्सिमम है वो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई थीटा नॉट लिख देंगे। मतलब इसको कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हम लोग क्यों लिखे, इस पर पहले बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, डायरेक्ट हम लोग यही बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो हाइट ही हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग कभी कभी डिस्टेंस भी यूज कर रहे थे। जैसे हम लोग एम इक्वल टू लिखते थे एच आई बाई एच ओ, ये भी तो लिखते थे वी बाई यू, मतलब इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या हम लोग एंगल नहीं लिख सकते हैं, रेशियो लिख रहे हैं तो हम लोग एंगल लिख सकते हैं। तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बाई थीटा नॉट, क्योंकि कितना का डायरेक्ट ये प्रॉब्लम होता है कि थीटा बाई थीटा नॉट तो कहीं पढ़े नहीं। तो रेशियो जब भी लिखना तो हाइट का दोनों का हाइट लिखिए, डिस्टेंस लिखना है तो दोनों डिस्टेंस लिखिए, या फिर एंगल लिखना है तो दोनों को एंगल यूज कीजिए। तो दोनों का एंगल यूज करना है तो क्या यहाँ पे थीटा कैसे लिख सकते हैं, एच बाई यू और एच बाई डी। यहां से अब एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनली डी बाई यू, यानी कि एम इक्वल टू एक फॉर्मूला तैयार हो गया डी बाई यू, मेन फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंपल है। देखिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले
कि जब भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर जो बोर्ड में पूछता है तो आपका ज्यादा डायग्राम छापने में डिफिकल्ट होगा, फॉर्मूला को प्रूव करना इसमें इजी होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है कुछ भी। खास करके ऑप्टिक्स जब पढ़ाते रहता है, ऑप्टिक्स में थोड़ा इजी कर होता है कैलकुलेशन, अब सिंपल चीज रहता है। उसमें थोड़ा जैसे मान लें कि आपको कोई चीज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ाते हैं तो उसमें ज्यादातर फॉर्मूला प्रूव करने वाला में कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होते थोड़ा नहीं पढ़ते हैं तो इसमें आप बढ़िया नंबर उठा सकते हैं, डायग्राम वगैरह छाप के ये सब इजी है, आप अच्छा नंबर उठा सकते हो। लेकिन वही अगर जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो ज्यादा नहीं होता बायोलॉजी वाला को, तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, 2-4 बात उसमें यूज होता है जो पहले ही हम लोग मैथ में बता चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहां से डी बाई यू आया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कुछ इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, केस। मेन फार्मूला एम इक्वल टू डी बाई यू याद रखिएगा। डी क्या है, तो नेट आई द्वारा जो देखा गया है वो कितना डिस्टेंस पर देखा गया ऑब्जेक्ट को, तो डी डिस्टेंस पर, ये ध्यान रखना। अच्छा यू क्या है, तो आपको पता है कि यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन कुछ केस बनाने जा रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, वीडियो को पॉज करके और आराम से लिख लिया कीजिए, ये नहीं कि जल्दी लिखा दिए तो इसको मतलब आप चलते रहिए। ऑनलाइन चल रहा है तो आप रोक सकते हो इसको। केस फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि इमेज बहुत दूर पर बना हो, बहुत दूर में हो इमेज बना हो, जैसे मान लें कि बहुत दूर में इसे, तो आंख पर तो ना बहुत कम होगा, लेकिन यही नजदीक में लाएंगे तो आंख पर जोर ज्यादा होता है। ऐसे भी हम लोग, आप लोग बोलते होंगे गार्जियन घर में कि टीवी नजदीक से नहीं देखो, ठीक है, या मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो नजदीक से नहीं देखने के लिए बोलते हैं। पता है सबको कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना आंख पर तनाव कम होगा, यानी इनवर्सली दोनों का तनाव का और डिस्टेंस का इनवर्सली हो रहा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर पर, इंफिनिटी को कोई देखा नहीं है तो इंफिनिटी पर इमेज कैसे बना, तो इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब कि बहुत दूर में बना। कोई अगर तो इंफिनिटी पर कह रहा है तो इसका मतलब यही समझना है कि बहुत दूर है, और बहुत दूर होगा तो आंख पर तनाव कम होगा, यानी मिनिमम टेंशन होगा, स्ट्रेच जो होगा आंख पर बहुत कम होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो तो इंफिनिटी हो गया। अच्छा इंफिनिटी, इनफाइनाइट पर इमेज कब बनता है आपको पता होगा कि वहां पढ़े होंगे जब इमेज फॉर्मेशन बना रहा होता है कि इमेज का डिस्टेंस को इंफिनिटी लेता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 1 पर होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट पर। तो यही ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रख दिए, यानी केस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। केस में हम क्या बोले यहाँ पे कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और फार पॉइंट और आई अंडर मिनिमम टेंशन, ये केस बना है। तो इमेज जैसा ही कहते हैं इनफाइनाइट पर बना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, फोकस पर। तो हम लोग मैग्निफिकेशन तो समझ गए। नाउ एम इक्वल टू डी बाई जो यू था फॉर्मूला, उसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, एम इक्वल टू डी बाई यू की जगह पर एफ, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ को बढ़ाने से क्या मैग्निफिकेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो ये दोनों को हम लोग रिलेशन देखने की नस्ली। अच्छा लेंस का हम ऐसे इस प्रकार से डायग्राम एक बताए थे पिछला वीडियो में कि 7 कलर इस प्रकार से बचेगा, तो ये रेड कलर होगा और ये वायलेट कलर होगा, ये फोकल लेंथ इस प्रकार का। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि रेड का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होता है, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली रिलेशन है, यानी वेवलेंथ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन
घटता, क्योंकि मैग्निफिकेशन का रिलेशन फोकल लेंथ से इनवर्सली है, लेकिन फोकल लेंथ का रिलेशन वेवलेंथ से डायरेक्टली, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली। तो इससे हम लोग ये समझ गए कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, वेवलेंथ को बढ़ाने से घटेगा। केस सेकंड में हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि इमेज नजदीक में बना, दूर में नहीं नजदीक में बना, तो नजदीक में जब इमेज बन रहा होगा तो आंख पर तनाव बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट देन आई अंडर मैक्सिमम टेंशन। तो V इक्वल टू हम लोग नजदीक वालों में क्या मान रहे थे, D। हालांकि हम लोग इमेज देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ही बन रहा था, जो बता रहे थे डायग्राम साफ करके, तो माइनस में, तो U हम लोग निकाल देंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a, लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला आपको पता होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a, मेरा फार्मूला में प्लस रहता, बाकी प्रूफ किया हुआ पीछे, सब पिछला वीडियो में किया हुआ। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यूडी यहां पे आ रहा है, यहां पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेकर के u प्लस डी 1/f। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ud बाई u प्लस डी, बाकी तो ठीक है। तो f इक्वल टू आया, हम लोग वहां पे रख देंगे, हमको f निकालना नहीं था, हमको निकालना था यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि मेन फार्मूला मेरा ये है, पिछला हम जो बताया था तुरंत कि m इक्वल टू डी बाई यू मेन मेरा, तो हमको u निकालना f में। पहले जानकारी होना चाहिए क्या निकालना है, तो देखिए आगे बढ़ गए तब प्रॉब्लम हुआ, निकालना क्या था निकाल रहे। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस यूज कर रहे हैं, 1/f 1 प्लस डी लिख रहे हैं, तो एफ डी यहाँ पे हुआ और एफ प्लस डी लिख रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पलटा लिखा है यहाँ पे प्लस में, इसलिए माइनस 1/u है, तो एफ प्लस डी आया बाई एफ डी। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी बाई एफ प्लस डी। तो u की जगह पर अब हम लोग रख देंगे नाउ m इक्वल टू डी बाई यू, मेन फॉर्मूला इसका मैग्निफिकेशन के लिए, तो डी बाई यू की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस, माइनस इसका नेचर बता रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता। अब यहां से d कैंसिल कर सकते हैं, एफ प्लस डी बाई एफ, माइनस इसका नेचर बता रहा है, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे नेचर बता रहा है, तो 1 प्लस डी बाई एफ लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी फार्मूला जो है मैग्निफिकेशन का, वो फोकल लेंथ का इनवर्सली ही आया, तो होना भी चाहिए, क्योंकि एक जैसे हमेशा होगा कि फोकल लेंथ की इनवर्सली होगा मैग्निफिकेशन। लेकिन ध्यान रखिए इसमें कुछ एप्लीकेशन, बात ध्यान रखिए थोड़ा सा, कि यदि हम लोग देख रहे हो, जैसे ये माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में बात कर रहे हैं केवल, सिंपल माइक्रोस्कोप लगा हुआ है और आंख से कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ भी डिस्टेंस पर होगा, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। वहां पे ऐसे भी निकल पूछ देता है कि यदि आंख से माइक्रोस्कोप का डिस्टेंस कुछ दूरी पर हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे m इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस, जैसे मान डी डिस्टेंस पर, छोटा दूरी पर है, छोटा डिस्टेंस पर है d, या x मान सकते हो, ऐसे डाउट होता है तो x मान लीजिए कि x डिस्टेंस पर सेपरेट है माइक्रोस्कोप और आई, तो इसके लिए हम लोग x से हम माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, एकदम सेम टाइप का बताया जा रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस डिफरेंस होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगा रहता था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 गो लगा रहेगा, वही बात करने वाले।
शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। बीच में छोड़ के जो उड़ जा रहे होंगे, जो क्लास में बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन कैसे बढ़िया पढ़ेंगे? हमको तो नहीं लग रहा। जो पढ़ने वाले अच्छा होंगे वही पढ़ेंगे, जो मेहनत करते लगातार आप बैठिए। आपको ध्यान मत रहे कि आपको 1 घंटा लगातार बैठना, जैसे क्लास में बैठते हैं 1 घंटा, तो आपको 20 मिनट का भी यहाँ है तो आपको रोकते रोकते उतना दिन लग जाएगा। 20 मिनट कोई वीडियो अगर हम बनाते हो तो, क्योंकि रोक करके आपको लिखना भी रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप 5 मार्क्स का पूछता है, और ध्यान होना चाहिए कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे और डायग्राम कैसे बनाएंगे। अभी तुरंत बता के जा रहे थे कि जितना भी ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 5 मार्क्स का, उसमें डायग्राम ही डिफिकल्ट होता है, बाकी तो प्रूव करना कोई भारी बात नहीं, आराम से प्रूव कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो इसमें 2 लेंस लगा रहता है, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, ध्यान दीजिए। जैसे एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक यहां पे लेंस लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान देना, थोड़ा इमेजिन करना कि एक ट्यूब है, उसमें एक यहां लगा हुआ है और एक यहां पे लेंस लगा रहा है। इस प्रकार जहां से देख रहे हैं, इस लेंस का नाम पड़ता है आई पीस। ये आई पीस लेंस है। और ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग रखेंगे तो इधर ही रखेंगे ना, इधर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग कब करते हैं? जब छोटा पार्टिकल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, नाम भी याद रखिएगा। ऐसे नाम याद हो गया होगा आराम से कि जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होगा उस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिस लेंस के पीछे आई होगा यानी कोई ऑब्जर्वर होगा तो उस लेंस का नाम पड़ेगा आई पीस। क्लियर? ऐसे भी आप लोग समझ रहे हो डायग्राम से देख करके कि एक बड़ा है एक छोटा छाप रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आई पीस का फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से। आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा है किससे? ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से। ध्यान रखिएगा, ऐसे देखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो पावर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है फोकल लेंथ का इनवर्सली होता है, बता चुके हैं पहले हमेशा। तो इसका इमेज फॉर्मेशन करना, देखिए एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, छोटा ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पे हम बता रहे थे कि माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को नजदीक में रख करके हम लोग यूज करते हैं, मतलब उसका बनाते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, उसको नजदीक में रख करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे एक माइक्रोस्कोप ऐसे रखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि डबल लेंस लगा चुके हैं। क्यों लगाए? तो इसीलिए लगाए, जब एक लेंस से काम हो ही जा रहा था तो 2 लेंस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज करने की क्या जरूरत था? समझ रहे होंगे बात को। जब एक लेंस से हम लोग सब देख ही पा रहे थे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज क्यों हुआ? यही कारण से कि मान लिया जाए कि जो पार्टिकल हो बहुत दूर पर हो, और बहुत दूर पर हो, हम उसको देखना भी चाह रहे हैं कि कैसा पार्टिकल, तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किए। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप से इसमें ज्यादा भी इमेज का हाइट भी होगा, मतलब बड़ा दिखेगा भी। समझिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहां रखे होंगे, बहुत दूर में होगा तो दूर में रख दिए, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? जब दूर में रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा इसके द्वारा। तो रियल इमेज देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत दूर खड़े, मतलब अब ऐसा नहीं कि हम लोग इनफाइनाइट पर रख देंगे। इसका मतलब ये नहीं हो, माइक्रोस्कोप जब यूज कर रहे हैं तो हम लोग इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रख के यूज नहीं कर सकते, मतलब दूर में रखेंगे, यानी कि पोल ऑफ फोकस से पहले रखेंगे, मतलब फोकस से पार रखेंगे, इस प्रकार का कर रहे हैं। यहां पे इंटरसेक्ट कर गया इसको, मतलब यहां पे इसका इमेज बन गया। चलिए तो कैसा इमेज बना यहां पे? बीच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा इंटरमीडिएट इमेज का नेचर कैसा होता है? तो इंटरमीडिएट इमेज रियल बना, और कैसा बना? तो जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बना, फाइनल इमेज नहीं बना।
अभी तक हम फाइनल इमेज की बात नहीं की, अभी इंटरमीडिएट इमेज बात कर रहे हैं। तो बड़ा बना, रियल बना और उल्टा बना, क्लियर, इसके बीच बीच में इस तरीके से बना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका इमेज यहाँ बना, तो ये इमेज जो बना वो इस लेंस के लिए कैसा बिहेव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। मतलब ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज जो बना वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अगर जो मानते हैं इसके द्वारा, तो इसका भी कुछ ना कुछ इमेज बनेगा। ये पोल है, इस प्रकार से सेपरेट करते जा रहा है। इधर आई है, मतलब इधर ऑब्जर्वर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कैसा इमेज बना, इमेजिन कर रहे हैं। कहीं कहीं तो काटना पड़ेगा ना, अब बोर्ड से बाहर कहाँ जाएंगे, बोर्ड से तो बाहर नहीं जा सकते, कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करना पड़ेगा हम। तो इस प्रकार का ये देख रहे हैं, आपके पास स्केल अगर जो होगा तो अच्छा से बनेगा डायग्राम। तो ये जो है इसका इमेज बना, रियल बना कि वर्चुअल बना, तो वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि रियल बनता तो इधर इंटरसेक्ट करता रियल में, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि लगातार फैलते जा रहा, तो जितना सेपरेट होते जाएगा इसको मतलब एक कहीं कटने की बात नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन किए तो देखें कि यहाँ पे कट गया, तो इसका इमेजिनेशन में जो इमेज बना वो वर्चुअल बना। कैसा बना, तो ये जो है उसे सीधा ही बना, जैसे ये ऑब्जेक्ट था तो इसका सीधा बना, तो लेकिन रियल में जो ऑब्जेक्ट था उसका क्या बना, उल्टा बना। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट इमेज नहीं। तो वर्चुअल होता है और उल्टा होता है। यहाँ पे केस आप ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी रियल इमेज बनता है तब इन्वर्टेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वर्चुअल बना और तब इन्वर्टेड हुआ, क्योंकि इसका इमेज यहाँ पे बना था, रियल में तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा, तो बड़ा होगा, और क्या होगा, तो लेंस के आगे होगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये डायग्राम हम बताए, कैसे डायग्राम बताया, आप क्लियर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ऐसे आपको सामने तो छाप रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इस तरह का करके छापने के बाद वीडियो चालू की, ऐसा नहीं है। सब सामने आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे डायग्राम छाप देना। और 5 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे डायग्राम आपको छापना पड़ेगा, इजी यही होगा, ध्यान दीजिए। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की ओर चल रहे हैं। डायग्राम तो हो गया, यहां से यहां ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यू ओ लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यू ओ लिखा हुआ है। यहां से यहां इसका इमेज बना, तो भी ओ लिखेंगे, भी ओ लिख रहे हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब यहां से यहां क्या होगा, तो यू ई होगा, ये लिख रहे हैं, मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्थिर से समझ से चलेंगे, जल्दी में मत रहिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि डायग्राम वाला है और बढ़िया से समझना ही पड़ा है। तो यहां से यहां भी ई लिख देंगे, भी ई लिखने का मतलब यानी कि आई पीस के द्वारा जो इमेज बना, इमेज डिस्टेंस, तो यहां से हम लोग इसको डी मान रहे थे तो डी लिख देंगे माइनस, क्लियर। पहले जो बताए सिंपल माइक्रोस्कोप में उसमें डी यूज कर रहे थे, डी ही यूज करेंगे, दोनों में एक जैसे रहेगा तो इजी होगा आपको समझना। चलिए, तो यहां से यहां ट्यूब का लेंथ होगा, दोनों लेंस के, यानी ट्यूब लेंथ जो होगा एल इक्वल टू, यहां पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, लेंथ के लिए ट्यूब लेंथ हुआ। अब हम लोग इसमें बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर का। तो डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा हम इधर ही बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको डायग्राम के सामने हमको समझाना भी होगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब ये निकला,
मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिए कि दो लेंस सेपरेट है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हम बताए थे मैग्नीफाइंग पावर निकाला जा रहा है, एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फार्मूला कैसा है समझिए, हम लोग वहां पे बात किए थे कि एफ इक्वल टू होगा यानी कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, पावर निकाला था तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, और डी डिस्टेंस अगर सेपरेट है तो सेपरेशन वाला बताए हैं। m इक्वल टू उसी तरीके से बताए थे कि m1 इंटू m2, या तो सेपरेट किया हुआ लेंस या तो कॉम्बिनेशन में किया हुआ, दोनों के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस लेंस है, तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज किए हम यहाँ पे और एक आई पीस के लिए यूज किए। m1 m2 की जगह पर हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं m इक्वल टू एम ओ की जगह पर कितना लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सब मेन पॉइंट आपका होगा। एम ओ लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या अभी हम बताए कि इमेज के एंगल जो बना मैंने हम लोग विजुअल एंगल जो यूज कर रहे हैं वो इमेज के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वी ओ बाई यू ओ, मतलब इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ओ लिख रहे हैं इसको मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वी ओ बाई यू इंटू, ध्यान दीजिए अब हम लोग यूज करने वाले हैं आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए क्या लिख देंगे, तो इमेज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डी, डी बाई यू ई लिख देंगे, यानी कि हम लोग को फाइनली आया एम इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू, ये मेन फार्मूला होगा। इतना भी आप प्रूव करते तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन इतना ही नहीं, आप केस बनाना, आप समझ गए होंगे। केस में हम लोग दो बात किए थे तुरंत कि यदि इमेज बहुत दूर बनाओ, और केस हम लोग क्या बात की, यदि इमेज बहुत नजदीक बनाओ, तो दो को हम लोग केस बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग बात करते हैं कि यदि इमेज बहुत दूर बनाओ, तो बहुत दूर इमेज अगर जो बनता है तो हम तुरंत बता के गए कि आंख पर तनाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। बहुत दूर इमेज बना तो आंख पर तनाव बहुत कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट में हम लोग लिखने वाले हैं कि यदि इमेज बहुत दूर बनाओ, इफ इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी और फर पॉइंट, दैट मींस आई अंडर मिनिमम टेंशन, तो मिनिमम टेंशन होगा इनफाइनाइट पर इमेज बना। अच्छा फाइनल इमेज किसके द्वारा बन रहा, तो आई पीस के द्वारा, तो आई पीस के लिए लिखेंगे फॉर आई पीस लेंस, आई पीस लेंस के लिए। तो आई पीस लेंस के लिए हम लोग इमेज डिस्टेंस देख रहे हैं कि इनफाइनाइट लिखना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा फोकस, अभी तुरंत बता गए कि इमेज इनफाइनाइट पर तभी बना होगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे होंगे। तो यू ई की जगह पर क्या लिख देंगे एफ ई, तो यू की जगह पर यहाँ पे हम लोग एफ ई रख देंगे। नाउ एम इक्वल टू वी ओ बाई यू और डी बाई एफ ई लिख दे रहे हैं यहीं पे सामने। एक क्या फार्मूला यूज करना, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, क्या यूज होगा, यही सब थ्योरी कमजोर होता है तो उससे न्यूमेरिकल नहीं बनता। ये तभी फार्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे जब और इमेज बहुत दूर बना हो, यानी कि इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तब हम लोग यू इक्वल टू एफ ही रखते हैं। चलिए केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं। मेन फार्मूला को ध्यान रखिएगा, एम इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ और डी बाई यू ई। केस सेकंड, if image is formed at near point, that is I under maximum tension, मैक्सिमम टेंशन में हम लोग क्या बात किए थे कि भी ई इक्वल टू लिख रहे हैं जो फॉर आई पीस लेंस लिखाएगा क्योंकि फाइनल इमेज आई पीस के द्वारा बन रहा है। तो भी ई के लिए हम लोग नजदीक में अगर जो इमेज बना तो डी हम लोग मान रहे हैं,
तो माइनस में यूज करते, तो ये निकालना पड़ेगा। एकदम सेम तरीका का, पिछला हम यही लिखे थे। आप चाहे तो डायरेक्ट उठा के वाला रख सकते हैं, जैसे हम लोग फार्मूला जो निकाले, लेकिन हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आई पीस लेंस के लिए आई पीस लगा दी सब। 1/v के जगह पर माइनस डी माइनस ई और माइनस एफ। हम लोग को निकालना क्या चाहिए, यू का वैल्यू। तो माइनस 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d माइनस 1/u इक्वल टू यहां से एफ इंटू डी। ई मतलब आई पीस का फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं, तो एफ ई प्लस डी यानी यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी बाई एफ प्लस डी। हेंस अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एम इक्वल टू फॉर्मूला वी ओ बाई यू ओ और डी बाई यू। यू की जगह पर रख देना वी ओ बाई यू और डी बाई एफ ई इंटू डी बाई एफ ई प्लस डी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ, डी कैंसिल हो जाएगा ये, और एफ ई प्लस डी ऊपर चला गया और बाई एफ ई एकदम सेम तरीका का है। वी ओ बाई यू जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एक स्टेप बढ़ गया, तो वी ओ बाई यू और 1 प्लस डी बाई एफ, एक केस सेकंड वाला तैयार हो गया। चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए पूरा माइक्रोस्कोप का, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों को हम लोग बात कर चुके हैं। हम आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, और नहीं तो दोबारा फिर वीडियो देखिएगा तो कुछ प्रॉब्लम होता है कहीं भी तो, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि किस तरीके का आपको लग रहा है पढ़ने में, मेरा यूट्यूब पर आ रहा है तो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो भी बताइए, ठीक है। और आप लोग सेफ्टी से रहिए, सरकार पर आश्रित मत रहिए कि लॉकडाउन खुल गया है तो खुला में घूमे और जहाँ तक घूमते रहे पहले जैसा, ऐसा नहीं है। आप न्यूज पर देख भी रहे होंगे कि कोरोना वायरस का रोगी डेली बढ़ रहे हैं, तो आप घर पर रहिए, सेफ्टी रहिए, यही बेहतर होगा। और हम लोग इस तरीके से कुछ पढ़ते चलेंगे। कोचिंग तो और स्कूल खुल नहीं रहा, प्रॉब्लम में भी है, पता नहीं सब कुछ तो खुला हुआ है लेकिन कोचिंग स्कूल नहीं खुल रहा। सबको हम लोग सिखाने वाले हैं और हमें लोग लगता है कोरोना वायरस के बारे में स्टूडेंट को नहीं सिखा पाए, ऐसा सरकार का मर्जी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बहुत कष्ट है, जो भी 1-2 रुपया आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, ये मुश्किल है, लेकिन तभी आप लोग को हम हेल्प करते चल रहे हैं। अभी 3-4 महीना हो ही गया, इधर 4 महीना, अब समझिए कि 4 महीने से कुछ नहीं आ रहा है, तो किस तरीके का हम लोग हालत होगा। हम लोग दूसरा काम कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि सब दिन यही काम करते आ रहा है शुरू से। पढ़ाना एक शौक था, लेकिन अभी लग रहा है कि पढ़ाना एक डिफिकल्ट हो जा रहा है। चलिए सरकार की जब मर्जी होगा तो चालू होगा, फिर से हम लोग कोचिंग में आएंगे और बढ़िया से फिर से पढ़ाएंगे सबको। अभी तो कम से कम ये आपको कुछ सहारा मिल जा रहा है, और कुछ क्या डिटेल आपको बताते चल रहे हैं। हाँ थोड़ा न्यूमेरिकल कम हो रहा है, ऐसे क्लास में रहते तो कोई भी बुक से लाता है स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल चलता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम हो रहा है। चलिए तो इसके लिए आप लोग सरकार से मांग कीजिए कि कोचिंग स्कूल चालू हो जल्दी और हम लोग का भी कुछ हो। ओके, थैंक यू।